यस बेटा, लास्ट की हमने जो क्लासेस कवर करी है बेटा, उसके अंदर हमने सॉल्यूशन का मीनिंग पढ़ लिया बेटा कि सॉल्यूशन क्या होता है। हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ लिया कि सस्पेंशन क्या होता है, और हमने कोलाइडल के बारे में पढ़ लिया कि कोलाइडल भी क्या होता है। हमने इसकी इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी जान ली, इन तीनों के मीनिंग भी पढ़ लिए बेटा, और इन तीनों के एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे। जैसे कि अगर मैं आपको जल्दी से एक बार रिकॉल कराऊं तो सॉल्यूशन का मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है बेटा, इसमें ये ऐसा मिक्सचर होता है जो कि होमोजीनियस होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज आप मिक्स करोगे तो वो थरली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से आपके उस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगी, तो वो आपका सॉल्यूशन होता है। जबकि सस्पेंशन वाले केस में क्या होता था बेटा, सस्पेंशन वाले केस में डिसॉल्व ही नहीं होती थी चीजें। जैसे कि अगर आप पानी के अंदर ऑयल को मिक्स करोगे तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगी। कभी आपने देखा कि पानी और ऑयल आपस में डिसॉल्व हो गए एक दूसरे के अंदर? नहीं होते। ऑयल ऊपर तैरता है और पानी नीचे होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पानी और वो ले लो बेटा, सैंड ले लो, मिट्टी ले लो, तो पानी के अंदर अगर आप मिट्टी डाल दो, देखो डिसॉल्व ही नहीं होगी, वो वैसी पड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे बेटा समझनी है कि ये डिसॉल्व नहीं होते, ये सस्पेंशन होता है। इसी तरीके से अगर हम कोलाइडल की बात करें बेटा, तो कोलाइडल के अंदर क्या होता है बेटा, कोलाइडल के अंदर चीजें डिसॉल्व तो हो जाती हैं, बट उसके पार्टिकल सॉल्यूशन से ज्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप वहां पे लाइट को स्कैटर करोगे तो फिर वहां पे वो लाइट स्कैटर कर जाएगी और वहां पे हमें पाथ भी देखने को मिलेगा, उस लाइट का उस सॉल्यूशन में से पाथ भी, रास्ता भी देखने को मिलेगा। तो ये हमने कोलाइडल के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी पढ़ ली थी, और इनके एग्जाम्पल वगैरह सारी बातें हमने कवर कर ली थी लास्ट क्लासेस में। अब हमें क्या करना है, हमने एक एक्टिविटी बेटा पीछे स्किप करी थी, जो कि थी हमारे पास एक्टिविटी 2.2। मैंने आपको बताया था बेटा कि ये एक्टिविटी मैं करवाऊंगा, बट अभी नहीं करवाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडर का मीनिंग बताना चाहता हूँ। जब वो हो जाएगा फिर हम इस एक्टिविटी के ऊपर वापस आएंगे और एक्टिविटी को समझेंगे। अब जब मैं ये एक्टिविटी आपको कराऊंगा ना, तो ऑलरेडी आप में से जिन बच्चों को सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडर समझ आ चुका है, उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत ही ईजी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ क्लियरली आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। सो देखते हैं बेटा यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स A B C D। आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, एक क्लास लेनी है और उस क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। मतलब कि लेट से मान लो अगर एक क्लास में 40 की स्ट्रेंथ है, तो ग्रुप A में भी 10 स्टूडेंट डाल दो बेटा, ग्रुप B में भी 10 स्टूडेंट डाल दो, ग्रुप C में भी 10 स्टूडेंट और D में भी 10 स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके आपके 10 स्टूडेंट्स का 4 डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे A B C D। फिर क्या करो बेटा, कह रहे डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू द ईच ग्रुप। तो आपको हर ग्रुप को यहाँ पे नीचे 4 सैंपल दे रखे हैं और वो आपको दे देने हैं। जैसे कि ग्रुप ए के बारे में बात करें तो कह रहे फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट के फ्यू क्रिस्टल्स, यानी कि कुछ ही क्रिस्टल्स देने हैं, बस कुछ ही आपको क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के ग्रुप ए को दे देने हैं। जबकि ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट आपको देना है, मतलब कि एक पूरी चम्मच भर के आपको कॉपर सल्फेट की उनको दे देनी है। मतलब कि ग्रुप ए को फ्यू क्रिस्टल्स, यानी कि थोड़े से, एक चम्मच से कम जितना आपको कॉपर सल्फेट दे देना है, जबकि बी को आपको फुल स्पून जो है आपको यहाँ पे कॉपर सल्फेट की दे देनी है बी ग्रुप को। फिर सी को क्या देना बेटा, चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर, यानी कि आटा वगैरह, या फिर आपको देना है चॉक पाउडर। आपने देखा बेटा कभी आटा, जैसे मम्मा आटा वगैरह गूंथती है, तो क्या आपने कभी देखा कि आटे के अंदर जब मम्मा पानी डालती है या पानी के अंदर आटा डालती है तो वो घुल जाता है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं घुलता वो, ठीक है, वो नहीं घुलता, वो हार्ड होने लग जाएगा बट वो घुलेगा नहीं। तो सी वाले को आपको चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर देना है आपको। फिर कह रहे फ्यू, और डी वाले को क्या देना है बेटा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या फिर इंक, दूध या फिर इंक की कुछ ड्रॉप्स आपको डी वाले को दे देनी है, ठीक है। अब इसी से आपको बेटा आंसर यहाँ पे समझ आने लग गया होगा इन 4 चीजों से। ये जो कॉपर सल्फेट है ना, अगर आप में से किसी को भी कंफ्यूजन होती है तो आप कॉपर सल्फेट को ना अभी यहाँ पे सॉल्ट से रिप्लेस कर दो। सॉल्ट कि ग्रुप ए को कुछ क्रिस्टल सॉल्ट के दिए, ग्रुप बी को एक फुल स्पून सॉल्ट का दिया, ग्रुप सी को यहाँ पे चॉक पाउडर दिए, और ग्रुप डी को यहाँ पे मिल्क या इंक की ड्रॉप्स दे दिए। अब क्या करना है आगे देखो, each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod। अब आपको क्या करना है, हर एक ग्रुप को, यानी कि 4 ग्रुप है यहाँ पे, हर एक ग्रुप को जो भी सैंपल यहाँ पे दिया गया है उसको पानी के अंदर डाल देना है, और पानी के अंदर डालने के बाद, जैसे कि 4 सैंपल यहाँ पे है, चारों को अपने अपने पानी के अंदर डाल देना इसको, और फिर रॉड से, ग्लास रॉड से इसको स्टीयरिंग करते रहना, यानी कि हिलाते रहना इसको, जैसे चम्मच से हिलाते ना। मान लो अगर आप दूध के अंदर बॉर्नविटा मिलाते हो तो उसको चम्मच से हिलाते हो ना, ताकि वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाए, तो वैसे आपको उसको स्टीयरिंग करते रहना है।
कह रहे डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल। फिर कह रहे कि इन चारों ही केस में ना आपको साइड से ना इसमें से टॉर्च मारनी है और चारों ही केस में आपको देखना है कि किसकी जो बीम ऑफ लाइट है ना वो यहां से पास हो रही है। तो मैंने आपको बेटा तीनों सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के तीनों ही केस में समझाया हुआ है। अगर हम सॉल्यूशन के हिसाब से बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर जो बीम ऑफ लाइट है बेटा वो पास नहीं होती। सस्पेंशन के लिए बात करें तो बेटा वो पास होती है और कोलाइडल के लिए बात करें तो वो भी यहां पे पास होती है। तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं इस पॉइंट में, कह रहे कि बताओ कि किस ग्रुप के अंदर जो सॉल्यूशन में से लाइट जब पास हुई, मतलब जो जब आपने टॉर्च जलाई बेटा उसको इन कंटेनर्स पे डाली या बीकर्स पे डाली तो किस किस में पाथ विजिबल हो रहा था। तो आंसर है बेटा ए में नहीं हो रहा होगा, बी में नहीं हो रहा होगा, सी में हो रहा होगा और डी में हो रहा होगा। मतलब ग्रुप डी के सॉल्यूशन जो भी वो मिक्सचर आया उसमें हो रहा होगा। अब आगे क्या बोल रहे बेटा, कह रहे लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट, इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। तो कह रहे कि अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको ये मिक्सचर को ना कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है और बताने कि क्या ये मिक्सचर स्टेबल है या फिर ये नीचे सेटल डाउन हो गया, यानी कि या फिर ये अनस्टेबल है। तो आप देखोगे कि जो ए है ना बेटा, ये ए वाला जो ग्रुप है उसका सॉल्यूशन आपका स्टेबल होगा। ग्रुप बी की बात करें बेटा तो इसका भी सॉल्यूशन आपका स्टेबल होगा। ठीक है, सॉरी मैंने सेटल लिख दिया यहां पे, स्टेबल। ग्रुप बी की बात करें तो बेटा इसका भी स्टेबल होगा। सी की बात करें बेटा तो ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे अगर आप चॉक पाउडर ले हुए और चॉक पाउडर को पानी के अंदर मिलाओगे तो वो नीचे बैठ जाएगा जाके, जैसे या फिर आटा ले लो, फ्लोर ले लो, व्हीट फ्लोर ले लो, अगर आप वो भी पानी के अंदर मिलाओगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो जबकि सॉल्ट या शुगर के साथ ऐसा नहीं होगा। और डी बात करें बेटा इंक या मिल्क की, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो वो भी सेटल डाउन नहीं होगा, इसलिए इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन भी स्टेबल ही रहेगा। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि किसके लिए स्टेबल रहेगा, अभी सारे आंसर बेटा मैं आपको लिखवा दूंगा। कह रहे फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। कह रहे फिर इसको फिल्टर भी करो और देखो कि क्या फिल्टर होने पे कुछ रेजिड्यू रह जाता है, रेजिड्यू मतलब कुछ बच जाता है उसके अंदर। तो आप देखोगे कि ग्रुप ए का कुछ नहीं बचेगा, बी का कुछ नहीं बचेगा, सी का बच जाएगा और डी का कुछ नहीं बचेगा। अब कह रहे हैं कि डिस्कस करो कि ये जो रिजल्ट आपके निकले ना ये कौन से टाइप के मिक्सचर है, ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलाइडल है। तो आंसर है बेटा आपका कि जो ग्रुप ए था और जो ग्रुप बी था जिन्होंने अपने उसमें सॉल्ट या फिर इनके बुक के हिसाब से बोले कॉपर सल्फेट डाला था तो वो था आपका सॉल्यूशन, क्योंकि वो पानी में घुल गया था। सी की बात करें जिसने चॉक पाउडर वगैरह डाला था तो क्योंकि वो पानी में नहीं घुला था और वो सेटल डाउन भी हो गया था कुछ देर बाद तो वो सस्पेंशन होगा। और अगर हम बात करें डी की तो ये जो डी है बेटा ये आपका कोलाइडल होगा। क्यों, क्योंकि इसने इंक डाली थी बेटा, इंक या पानी डाला था और ये पानी में सॉरी इंक या मिल्क डाला था पानी में, और क्योंकि ये दोनों पानी में घुल जाते हैं और कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ते हैं तो इसलिए ये आपका कोलाइडल हो जाएगा। ठीक है, बट ये सॉल्यूशन क्यों नहीं है, मतलब कोलाइडल जो है वो सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें बेटा इनके पार्टिकल्स की कलेक्टिवली तो कलेक्टिवली हमें इसके पार्टिकल्स नजर आते हैं जबकि सॉल्यूशन के हमें पार्टिकल नजर नहीं आते, ना ही कलेक्टिवली और ना ही इंडिविजुअली, इसलिए यहां पे कोलाइडल जो है वो सॉल्यूशन नहीं होता। बस अब यही आपका आंसर है नीचे अगर आप देखोगे तो कह रहे ग्रुप ए और बी जो है बेटा ये आपका सॉल्यूशन है, ग्रुप सी आपका सस्पेंशन है और ग्रुप डी आपका कोलाइडल है। अब ये चीज बेटा अगर मैं इन तीनों को पढ़ाने से पहले समझाता ना आपको तो आपको समझ ही नहीं आना था ये, बट अब आपको समझ यहां पे आ जाएगा बेटा। तो अब अगर मैं इसके आंसर आपको लिखवा दूं सबके तो देखो यहां तक तो उसने आपको पूरा का पूरा सेटअप करने के लिए बोला है कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। अब देखो नीचे आपको क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बीम ऑफ लाइट है बेटा अगर आप उसमें टॉर्च डालोगे तो किसमें आप ऑब्जर्व कर पाओगे। तो अगर हम बात करें बेटा ग्रुप ए और बी की तो यहां पे नॉट विजिबल, ठीक है, तो आपको पाथ यहां पे विजिबल नहीं होगा। जबकि अगर हम बात करें सी और डी की तो पाथ जो है वो विजिबल होगा, यानी कि जो लाइट जा रही होगी बेटा वो हमें दिख रही होगी, उसका रास्ता उसका पाथ हमें नजर आ रहा होगा। फिर अगर नीचे वाली बात करें वैसे रेजिड्यू वाले की बात करें तो यहाँ पे या सेटलमेंट वाले की बात करें तो ए और बी जो है बेटा ए और बी और सी तीनों ही ये आपके स्टेबल होंगे बेटा, स्टेबल होंगे यानी कि ये डिसॉल्व हो जाएंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। जबकि सॉरी मैंने यहां पे गलत लिखवा दिया, ए बी और डी ये आपके स्टेबल वाले ग्रुप होंगे यानी कि ये सेटल डाउन नहीं होंगे और ना ही और ये डिसॉल्व हो जाएंगे। जबकि सी वाले ग्रुप की बात करें तो ये अनस्टेबल होंगे यानी कि ये सेटल डाउन हो जाएंगे। और फिल्टर की बात करें
तो ए, बी और डी आपके फिल्टर नहीं होंगे, मतलब नो फिल्ट्रेशन आप बोल सकते हो। और जो सी वाला बेटा वो फिल्टर हो जाएगा, यानी कि फिल्टर होने पे रेजिड्यू कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो ये आपके बेटा इसके आंसर हो जाएंगे कि किसके अंदर क्या होगा। इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ए और बी की वो प्रॉपर्टीज है बेटा जो एक सॉल्यूशन की होती है, सी वाले की वो प्रॉपर्टीज है बेटा जो सस्पेंशन की होती है, और डी वाले की वो प्रॉपर्टीज यहां पे नजर आ रही है जो एक कोलाइडल सॉल्यूशन की होती है। सो बेटा कंपाउंड, अब हमें यहां पे देखना है कि कंपाउंड का क्या मतलब होता है। अब मीनिंग तो बेटा हमने पहले भी कवर करा हुआ है, बट स्टिल हम यहां पे एक बार रिकॉल कर लेंगे। प्लस हमें यहां पे जो मेन चीज देखते हैं वो देखते हैं ये एक्टिविटी, जो कि पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें यहां पे मिक्सचर और कंपाउंड का कंपैरिजन बताती है। क्योंकि कई बार बच्चों को मिक्सचर और कंपाउंड में बड़ा कंफ्यूजन होती है कि मिक्सचर क्या है और कंपाउंड क्या है, तो वही अब हमें यहां पे समझना है। देखो क्या लिखा है, कह रहे a compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। क्या मतलब है इसका बेटा? कह रहे कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाटर आपका कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वाटर बना है बेटा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर यहां पे क्या होता है बेटा, ये चीजों का कंबाइन हो रहा है। और ये बना कैसे बेटा? फिजिकल तरीके से नहीं बना, केमिकल तरीके से बना है। यानी कि क्या अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ ले आऊं तो क्या वो पानी बन जाएगा? मतलब फिजिकली बात कर रहा हूं मैं आपको, नहीं बनेगा, ऐसे केमिकली बन जाएगा। तो कंपाउंड जो है ना बेटा वो कैसे बने होते हैं बेटा? केमिकली बने होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम और क्लोराइड को अगर फिजिकली ऐसे ही बस मिक्स कर दूं, फिजिकली, केमिकली नहीं कह रहा बेटा, फिजिकली कर दूं, तो क्या वो सॉल्ट बन जाएगा? क्योंकि सोडियम क्लोराइड का बेटा सॉल्ट होता है जो एडिबल होता है, जो हम खाते हैं, अपने खाने में खाते हैं ना सोडियम क्लोराइड। इनमें से जो नमक आप खाते हो बेटा अपने खाने में, वो सोडियम क्लोराइड होता है, साइंटिफिकली उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो क्या सोडियम और क्लोराइड को बस मैं ऐसे मिक्स कर दूं तो क्या वो सोडियम क्लोराइड मतलब बन जाएगा? क्या वो सॉल्ट बन जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कंपाउंड जो है ना वो केमिकली ही बनते हैं, वो फिजिकली नहीं बनते हैं। जबकि मिक्सचर कैसे बनते हैं बेटा? मिक्सचर बनते हैं आपके फिजिकली। मिक्सचर फिजिकली कैसे बनते हैं? जैसे कि पानी के अंदर आपने चीनी डाली, चीनी घुल गई, तो ये फिजिकल रिएक्शन होता है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, पानी के अंदर चीनी का घुलना फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो मिक्सचर होता है बेटा। जबकि कंपाउंड आपके कौन से होते हैं बेटा? कंपाउंड में भी आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं। मिक्सचर में भी आपका ऐसे ही होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आते हैं, लेकिन वो फिजिकली कंबाइन होते हैं। यहां पे ये केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं बेटा? फिक्स प्रोपोर्शनेट से हो रहे हैं। यानी कि इसको बनाने के लिए जो प्रपोर्शन है, यानी कि किसकी कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो फिक्स्ड है। जैसे कि पानी को बनाने के लिए बेटा हमारे पास हाइड्रोजन की 2 यूनिट चाहिए और ऑक्सीजन का 1 चाहिए, ये फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पानी को बनाने के लिए H3O ले लो, अगर आप H3O ले लोगे तो ये कुछ और ही बन जाएगा, ये पानी नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो अगर आपको पानी बनाना है तो फिर आपको H2O ही लेना पड़ेगा। तो ये आपका कॉम्पोजिशन कंपाउंड का मतलब बता रहे हैं। जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता, मिक्सचर में फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता, किसी की भी कितनी भी क्वांटिटी ले लो। ठीक है, जैसे कि इसको आप ऐसे समझो कि मान लो अगर आपने पानी के अंदर शुगर को मिलाया, पानी के अंदर अगर आपने शुगर को मिलाया तो इसको बोलते हैं बेटा वाटर सॉल्यूशन। इसको सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं बेटा शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब आप यहां पे बेटा ध्यान समझना, मतलब कि पानी के अंदर जब चीनी मिली तो उसको बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन। अब आप पानी के अंदर चाहे 1 चम्मच शुगर डाल दो चाहे 2 चम्मच डाल दो, वो रहेगा तो शुगर सॉल्यूशन ही है ना। तो इससे क्या समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि मिक्सचर का कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता, आप कितना भी डाल दो वो रहेगा वही। यानी कि 1 चम्मच डालोगे पानी के अंदर तब भी वो शुगर सॉल्यूशन है, 2 चम्मच डालोगे तब भी वो शुगर सॉल्यूशन है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में अगर आप H2O बनाओगे केमिकली तभी वो वाटर बनेगा, अगर H3O बनाओगे फिर वो वाटर नहीं बनेगा। तो यही चीज आपको यहां पे समझनी है कि कंपाउंड को बनाने के लिए मुझे फिक्स कॉम्पोजिशन चाहिए। कॉम्पोजिशन मतलब जिसकी जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है उतनी ही चाहिए, ना उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर में आप कितना भी वो चीज डालो वो रहेगा मिक्सचर ही। यानी कि 1 चम्मच चीनी डाल दोगे तब भी वो मिक्सचर है, 2 चम्मच चीनी डाल दोगे तब भी वो मिक्सचर है, और 10 चम्मच डाल दोगे तब भी वो मिक्सचर ही रहेगा, क्योंकि मिक्सचर की कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है, जबकि कंपाउंड की होती है। अब ये आपको समझ आ रहा होगा कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है। ठीक है, अब इसको समझते हैं बेटा एक एक्टिविटी से, जो कि मैंने आपको बताया बेटा कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको ध्यान से देखते हैं। यहां पे ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं।
कह रहे डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, आपको क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। अब ध्यान से देखो बेटा, दोनों को क्या क्या दिया है, आयरन फिलिंग्स भी दिया बेटा। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है जैसे आपके आयरन होता है ना बेटा, लोहा आयरन, उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो जैसे जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं ना, चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, वैसे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं आयरन फिलिंग्स, वो दिया है। और प्लस साथ में क्या दिया बेटा, सल्फर पाउडर। ये 2 चीजें दी हैं दोनों ग्रुप्स को, मतलब ग्रुप ए को भी दिया और ग्रुप बी को भी दिया है सल्फर पाउडर। अब देखो ग्रुप 1 को ग्रुप 2 को क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है ग्रुप 1 को तो कह रहा है सिंपल सिंपल ना आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स कर दो, बस ऐसे मिक्स कर दो, फिजिकली बोल रहा है एक तरीके से, दोनों को ऐसे मिक्स कर दो। जबकि ग्रुप 2 वालों को क्या कह रहा है, कह रहा है मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। कह रहे हैं कि जो आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर है, इनको मिक्स करो, इनको क्रश करो और इनको हीट प्रोवाइड कराओ तब तक जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए, मतलब एकदम लाल गरम ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, और फिर हटा दो इसको और फिर इसको ठंडा होने दो। अब अगर मैं आपको बताऊं, आगे तो बाद में पढ़ेंगे, यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको कि कौन मिक्सचर और कौन कंपाउंड है। देखो पहले वाले केस में से क्या बोला, सिर्फ आयरन फिलिंग को लो और सल्फर पाउडर को लो, बस ऐसे मिक्स कर दो उसको, कुछ नहीं करने को कह रहा है, बस ऐसे ही कह रहा है मिक्स कर दो। तो आप क्या बता सकते हो कि ये मिक्सचर है या ये कंपाउंड है? क्या आप बता सकते हो बेटा जो ग्रुप 1 का रिजल्ट निकलेगा वो मिक्सचर है या कंपाउंड है? दोबारा से समझो बेटा, वो कह रहा है कि फर्स्ट वाले ग्रुप को कह रहे हैं कि आयरन फिलिंग्स लो और सल्फर पाउडर लो और जस्ट उसको मिक्स कर दो, जस्ट, बस, और कुछ नहीं करना इसको। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये मिक्सचर है या ये कंपाउंड है? क्या ये मिक्सचर है और क्या ये कंपाउंड है? सो ग्रुप 1 का आंसर तो बेटा हो गया मिक्सचर, ये क्या है हमारे पास, मिक्सचर है। अगर हम ग्रुप 2 का देखें तो देखो इसमें वो केमिकली रिएक्शन करवा रहा है। कैसे केमिकली रिएक्शन करवा रहा है, ध्यान से देखो बेटा। तो इसमें कह रहा है कि आप पहले मिक्स करो आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को, फिर उसको क्रश करो, मतलब उसको साथ में क्रश भी कर दो साथ में, और फिर उसको हीट करो उस मिक्सचर को जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए, और फिर फ्लेम से हटा दो और उसको ठंडा होने दो। अब आप खुद देखो बेटा, उसने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाया है, उसने उसको मिक्स करा, क्रश करा, गरम करा, मतलब हीट करा। जब हम हीट करते हैं ना बेटा, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है चीज, मतलब ये आप 10th क्लास में सीखोगे। अभी आपके पास यहाँ पे ज्यादा कंटेंट नहीं है इस बारे में, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो जब भी किसी चीज को हम जलाते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ। ऐसा क्यों? आपने 8th क्लास में बेटा पढ़ा होगा कंबशन वाले चैप्टर में, कि जब भी हम कंबशन करते हैं, जब भी हम चीजें जलाते हैं, तो हमें 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करना होता है। यानी कि एक तो वहां पे ऑक्सीजन की एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक आपके पास वहां पे इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, जो इग्निशन टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा कि मिनिमम इतना इग्निशन टेम्परेचर तो होना ही चाहिए, तभी वहां पे क्या लगेगा बेटा, आग लगेगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, वहां पे मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट बोला था कि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब जब भी मैं किसी चीज को जलाऊंगा ना, तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ही होगा, और अगर वो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। तो जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है ना, तो वो केमिकली रिएक्शन बन जाता है, केमिकल रिएक्शन। अब 10th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ोगे, अभी नहीं, बट मैंने आपको हिंट दे दिया थोड़ा सा इस चीज को लेके। तो इसलिए यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, और क्योंकि यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, तो मैंने अभी बेटा आपको बताया था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वो होगा कंपाउंड। तो बानी ने बेटा पहले आंसर दे दिया इस चीज का, तो उसका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमने यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का पहले पढ़ लिया है कि ये मिक्सचर है एक और एक कंपाउंड है। आगे वो हमसे पूछेगा, बट हम पहले आंसर करके आ चुके हैं, तो वहां पे आगे जाके हमें ज्यादा दिक्कत आएगी। चलते हैं आगे, क्या लिखा बेटा, कह रहे हैं चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट। फिर कह रहे हैं कि इनकी ना मैग्नेटिज्म चेक करो बेटा। मैग्नेटिज्म का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिज्म का मतलब होता है बेटा जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा, जो मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, जिससे चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें जितने जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके टूवर्ड्स। तो वो वाली प्रॉपर्टी चेक करो किसमें है और किसमें नहीं है, कंपेयर करो उस चीज को, दोनों ही सिचुएशन में, 1 में भी और 2 में भी। कह रहे कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप। दोनों का जो भी चीज ऑब्टेन हो रही है उसका टेक्सचर भी चेक करो कि वो कैसा टेक्सचर है, उसका कलर भी चेक करो कि कैसा कलर है। फिर कह रहे हैं ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। यस बानी बेटा अभी डिस्कस करेंगे इस बारे में।
सो देखो क्या लिखा है, सिर्फ वेल एंड फिल्टर। तो अब आपको क्या करना बेटा, इसके ये जो सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें आपको कार्बन डाइसल्फाइड जो है इसमें डाल देना है, वन पार्ट ऑफ द मटेरियल जो भी आपको ऑब्टेन हुआ है, और फिर इसको हिलाना है और उसको फिल्टर करना है। कह रहे ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द material obtained, और नोट टीचर सुपरविजन इज नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना बेटा इस चीज को लेके कि जो दो चीजें आपके यहाँ पे मटेरियल बने ना, तो एक के अंदर आपको जो डाइसल्फाइड है वो डाल देना है, और दूसरे वाले के अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। कह रहे परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप विद बोथ द एलिमेंट्स। आपको दोनों ही एलिमेंट से इसको चेक करना है सेपरेटली कि क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, और देखते हैं बेटा नीचे यहाँ पे क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। सारी चीजें बेटा एक एक करके पढ़ते हैं, सभी के आंसर आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे। पहले वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और इन सभी के आंसर आपको फिर नीचे दे रहे हैं। कह रहे डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम। क्या दोनों को रिएक्शन करने पे क्या दोनों के मटेरियल सेम आएंगे? आप खुद देखो, फर्स्ट वाले में इसने क्या करा था, जस्ट मिक्स करा था, और सेकंड वाले में इसने केमिकली रिएक्ट कराया था। तो आप खुद देखो बेटा कि क्या इनके मटेरियल सेम होंगे? ऑब्वियसली नहीं सेम होने वाले हैं, तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर कह रहे विच ग्रुप हैज ऑब्टेन अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सा ग्रुप ऐसा होगा बेटा कि जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी भी होगी, और कौन सा ऐसा होगा जिसके पास नहीं होगी? तो देखो आंसर मैं आपको पहले बताता हूं। देखो जो मिक्सचर है, मिक्सचर के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, जबकि अगर हम कंपाउंड की बात करें तो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब नहीं रहेगी। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो बेटा, आयरन फिलिंग जो है जब वो पाउडर के साथ मिक्स हुई, रिएक्शन नहीं हुआ यहां पे अभी कोई भी, सिर्फ मिक्स हुई है। तो ऐसा होने पे आयरन फिलिंग ने अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करी, क्योंकि जब भी हम दो चीजों को मिक्सचर करते हैं ना, तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करता। जैसे कि पानी के अंदर अगर आपने सैंड मिला दी, तो क्या सैंड की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है? नहीं। क्या पानी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है? नहीं, पानी पानी ही रहता है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, और सैंड की प्रॉपर्टी सैंड ही रहती है। सेम वे अगर आपने आयरन फिलिंग्स को सल्फर पाउडर के साथ मिक्स करा, तो उसमें आयरन की प्रॉपर्टी लूज नहीं हुई, और क्योंकि वो लूज नहीं हुई तो फिर वहां पे अगर आप मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करोगे तो वो आपको दिख जाएगी। जबकि सेकंड वाले केस में जब कंपाउंड बनाया तो वहां पे कुछ और ही ऑब्टेन हो गया हमें, जिससे वहां पे पॉसिबिलिटी है उसकी प्रॉपर्टी लूज हो जाए। फिर कह रहे अभी सारी बातें बेटा पढ़ेंगे, अगेन मैं बोल रहा हूं। कह रहे कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। तो क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? यस, ग्रुप 1 वाले कर सकते हैं, ग्रुप 2 वाले नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ग्रुप 2 वाले कर सकते हैं बट केमिकली, फिजिकली नहीं कर सकते। अगेन अभी डिस्कस करने वाले। कह रहे ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन अ गैस। कह रहे जब आपने इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या कोई गैस ऑब्टेन हुई? तो आंसर है बेटा यस, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी। दोनों की अलग अलग गैस होंगी, अभी पढ़ेंगे बात उसके बारे में। कह रहे डिड द गैस इन बोथ द केसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट। क्या दोनों गैसेस की स्मेल सेम थी या डिफरेंट थी? तो देखते हैं बेटा इन सभी बातों का आंसर अब आपको एक एक करके यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, कह रहे द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट इज कलरलेस, odorless and combustible. It is not advised to do the combustion test for hydrogen in the class. कह रहे जब आप ग्रुप 1 वाला देखोगे ना बेटा, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हुई जो कि कलरलेस थी, ऑडरलेस थी, यानी कि उसकी कोई स्मेल नहीं थी, और कंबस्टेबल थी। कंबस्टेबल का मतलब है कि वो गैस आग पकड़ सकती है बेटा, वो गैस ऐसी गैस है बेटा जो फायर को कैच कर सकती है। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिल रही है ना, उसका आप टेस्ट मत करना कि वो कौन सी गैस है, क्योंकि अगर आप उसको टेस्ट करोगे, अगर आप उसके ऊपर कंबस्टेबल टेस्ट करोगे तो वो आग पकड़ सकता है, और ऐसे करने से कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे वार्निंग भी दे रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप ने जो रिएक्शन करा है बेटा, उससे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो रही है। ये ऐसी गैस है बेटा जो कलरलेस है, ऑडरलेस है, कंबस्टेबल है, यानी कि इसमें वो आग पकड़ सकती है। तो इसलिए आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आपको उस चीज का टेस्ट क्लास में, स्कूल में या रूम में, अपने घर में नहीं करना। ठीक है, आगे कह रहे थे गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड, जबकि ग्रुप 2 के पास जो गैस आई ना वो हाइड्रोजन सल्फाइड आई है, और ये भी कलरलेस है, बट ये स्मेल इसकी रॉटन एग की तरह है। ऐसे जैसे अंडे होते हैं ना, सड़े हुए अंडे जो खराब अंडे हो जाते हैं, तो वैसे अंडों की तरह, इनके एग्स की तरह जो है इसकी स्मेल है। और कौन सी गैस प्रोड्यूस करे बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखना बेटा, ये यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर हम आयरन फिलिंग्स को सल्फर पाउडर के साथ हीट करते हैं तो बताओ कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो आंसर आ जाएगा बेटा हाइड्रोजन
सल्फाइड। ये आपको बेटा यहां पे याद रखना पड़ेगा। और वो आपसे पूछ सकता है कि इसका कलर कैसा होगा, तो ये कलरलेस होगा। और पूछ सकता है कि इसका स्मेल कैसी होगी, तो रॉटन एग की तरह स्मेल होगी। जबकि जो ग्रुप 1 में रिएक्शन हुआ था उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी जो कि कलरलेस थी, ऑडरलेस। ऑडरलेस का मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं थी, और कम्बस्टिबल थी। कम्बस्टिबल नहीं थी, वो आग पकड़ सकती थी। देन आगे क्या बोल रहे बेटा, आगे कह रहे हैं यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम। तो कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे ना तो दोनों के पास जो स्टार्टिंग मटेरियल थे ना वो तो सेम थे, यानी कि दोनों में ही आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर मिक्स हो रहा था, लेकिन स्टिल दोनों का जो प्रोडक्ट निकला, जो दोनों का जो रिजल्ट निकला वो दोनों का डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है बेटा, क्योंकि एक सिर्फ यहाँ पे फिजिकली मिक्स हो रहा है और दूसरा केमिकली मिक्स हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे एक फिजिकली मिक्स हो रहा है और दूसरा केमिकली मिक्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिजल्ट कभी भी सेम नहीं आ सकता। देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहे ग्रुप 1 हैज कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे सिर्फ कौन सा चेंज आ रहा है बेटा, फिजिकल चेंज आ रहा है, क्योंकि यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था, जस्ट दो चीजों को आपस में मिक्स कर दिया बस। Whereas in case of group 2 a chemical change has taken place। जबकि ग्रुप 2 वाले केस में बेटा क्योंकि यहां पे इसको हीट करके इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया। अब मैंने आपको अभी बेटा बताया कि जब भी हम हीट करेंगे किसी चीज को तो वो चीज ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि हीट बेटा तभी चीज पॉसिबल हो पाती है जब हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन होती है। तो इसका मतलब वो चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, और अगर वो ऐसा करेगी तो ये एक केमिकल चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से ग्रुप 2 जो है बेटा ये केमिकल चेंज यहां पे करेगा, और वो क्या बन जाएगा बेटा, कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहे थे मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस। हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं कि ग्रुप 1 का जो मिक्सचर है या जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ है वो क्या है, एक मिक्सचर। क्यों, क्योंकि वो फिजिकली चेंज हुआ है बेटा। द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट द आयरन एंड सल्फर, और जो उसके अंदर सब्सटेंस है बेटा जो आ रहे हैं वो आयरन और सल्फर ही आ रहे हैं। मतलब कि आप ये समझो कि आयरन और सल्फर को मिक्स करा और आंसर भी आयरन एंड सल्फर ही आ रहे हैं। मतलब कि ये तो वही वाली बात होगी कि पानी को अगर आपने सैंड से मिक्स करा तो रिजल्ट पानी और सैंड ही आ रहा है मेरे पास, पानी एंड सैंड, क्योंकि ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो मेरे पास पानी और सैंड ही रिजल्ट निकल रहा है। तो यहां भी यही हो रहा है कि आयरन और सल्फर जो है आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास जो आउटकम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो आयरन और सल्फर ही आ रहा है। मतलब कि यही दोनों मिले थे और यही दोनों मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं। जबकि अब अच्छा पहले इसका देख लेते हैं, कह रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो इनकी प्रॉपर्टी है ना बेटा उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि जो आयरन की प्रॉपर्टी है और जो सल्फर की प्रॉपर्टी है इनको फिजिकली मिक्स होने के बावजूद भी जो इनकी प्रॉपर्टी रहेगी वो सेम ही रहेगी। मतलब पहले भी प्रॉपर्टी वही थी और मिक्स होने के बाद भी प्रॉपर्टी वो ही है, तो उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं इसका मतलब। तो ये मिक्सचर होता है हमारा। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड। अगेन ये चीज हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा कि ग्रुप 2 जो है वो कंपाउंड होने वाला है। कैसे होने वाला है, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। कह रहे जब दो एलिमेंट्स को हम स्ट्रांग यहां पे कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है बेटा, कंपाउंड मिल रहा है विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट। यानी कि इसका जो रिजल्ट निकलेगा और जो जिन दो चीजों से बना है उनकी प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का फर्क होगा। इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या बेटा, एक गैस है, ऑक्सीजन है क्या है, एक गैस है, लेकिन इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, वाटर, जबकि वो तो क्या है, एक लिक्विड है। तो प्रॉपर्टी में देख रहे हो कितना फर्क आ रहा है। यानी कि कंपाउंड एक ऐसा एलिमेंट है बेटा, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें बनने से पहले जो उनकी प्रॉपर्टी होती है और बनने के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर में बनने से पहले की प्रॉपर्टी और बनने के बाद की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। जबकि कंपाउंड के अंदर पहले की प्रॉपर्टी देखो गैस गैस थी, बट बनने के बाद ये लिक्विड बन गई, तो प्रॉपर्टी तो बदल गई इसकी। तो यही तो बोल रहे हैं यहां पे इस पॉइंट में, कह रहे दो एलिमेंट को जब हमने हीट करा स्ट्रांगली तो उससे हमें कंपाउंड मिला और उनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है उनके कंबाइनिंग एलिमेंट से, यानी कि जिन दो चीजों से बना है उनसे टोटली डिफरेंट है। तो यस टोटली डिफरेंट है बेटा। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे थे कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, और जहां पे जो कॉम्पोजिशन है इसका बेटा कंपाउंड का वो भी सेम रहता है थ्रू आउट। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, और जो टेक्सचर और कलर रहेगा बेटा कंपाउंड का वो भी सेम ही रहेगा थ्रू आउट। इसका मतलब ये है बेटा, जैसे कंपाउंड की अगर हम बात करें तो पानी है बेटा, जैसे तो पानी कैसे बनता है बेटा, H2O, यानी कि जिसमें पानी की क्वांटिटी सॉरी हाइड्रोजन की जो यूनिट होता है वो 2 होते हैं और ऑक्सीजन के 1 होती है यूनिट चाहिए, तो इसी से कंपाउंड बनेगा।
और यहां पे कह रहे हैं कि जो इसका टेक्सचर और कलर रहेगा वो भी सेम ही रहेगा। जैसे पानी है तो पानी का जो टेक्सचर होता है और जो कलर होता है वो सेम ही रहता है थ्रू आउट, अलग नहीं होता। अगर आप उसके साथ कुछ मिला दोगे तो अलग हो जाएगा। जैसे कि कोई कहता है कि सर मैंने उसमें इंक मिला दिया तो वो ब्लू कलर का हो गया या रेड कलर का हो गया, तो वो तो आपने कुछ मिक्स कर दिया ना, तब हो गया। अदरवाइज पानी का कलर क्या होता है, सेम ही होता है। मतलब आप कोई भी पानी ले लो कहीं कभी, वो काइंड ऑफ सेम ही रहता है और उसका टेक्सचर भी सेम ही रहता है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मतलब ऑल्दो पानी में भी देखो अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे पानी की भी अलग होती है, जैसे हार्ड वाटर भी होता है, सॉफ्ट वाटर भी होता है, बट वो उसकी इंप्योरिटीज की वजह से होता है कि कितना इंप्योर वाटर है वो, तो उसकी वजह से उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस का पता चलता है, ठीक है। बट अगर हम उसको भी इग्नोर कर दें तो पानी का टेक्सचर और कलर थ्रू आउट जो है सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे कंपाउंड में बताना चाह रहे हैं। चलते हैं बेटा ऊपर, अब चलते हैं इनके डिफरेंस के ऊपर, जहां पे हमें इन मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस जानना है, जो कि अगेन हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। देखो मिक्सचर का देखते हैं, कह रहा है मिक्सचर जो है वो कैसे बनता है, वो बनता है एलिमेंट्स और कंपाउंड से जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो कह रहे हैं यहाँ पे मिक्सचर को जस्ट आपको एलिमेंट और कंपाउंड को लेना, बस मिक्स कर देना फिजिकली, कोई केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि होता ही नहीं ना केमिकल रिएक्शन, बस जस्ट आपको इसको फिजिकल मिक्स कर दो, ये मिक्सचर बन जाएगा। और इससे कुछ न्यू कंपाउंड भी नहीं बनेगा, मतलब कुछ ऐसा भी नया नहीं बनेगा जो मेरे लिए बहुत यूजफुल हो या किसी कोई चीज हो जो कंपाउंड बन जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। कह रहे जबकि कंपाउंड की बात करें बेटा, तो कह रहे एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकली तो वो कंपाउंड बना देते हैं, बट जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बात करें मिक्सचर की तो कह रहा है इसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, जबकि कंपाउंड की बात करें बेटा तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। मैंने आपको बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं बात करूं पानी की, तो पानी को बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन की 2 यूनिट ही चाहिए और ऑक्सीजन का 1 यूनिट ही चाहिए, तभी वो वाटर बनेगा। जबकि मिक्सचर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मिक्सचर के लिए अगर मेरे को मान लो शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर मैं कितने भी शुगर की चम्मच डाल दूं, मतलब 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी डालूं तब भी वो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, 2 चम्मच डालूं तब भी वो शुगर सॉल्यूशन है, 3 चम्मच डालूं तब भी वो शुगर सॉल्यूशन है। जबकि पानी में तो ऐसा कुछ नहीं है। पानी में अगर मैं H2O की जगह H3O कर दूं तो वो तो पानी नहीं है, H4O कर दूं तो भी वो पानी नहीं है, H5O कर दूं तो भी वो पानी नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि कंपाउंड को बनाने के लिए ना मुझे फिक्स कॉम्पोजिशन चाहिए, जो चीज जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं चाहिए। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं है बेटा, मिक्सचर में मुझे ज्यादा कम कर सकते, रिजल्ट मिक्सचर ही आएगा। वो सोडा बनता है बेटा गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर से, ठीक है। अब यहाँ पे अब जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे उतना ज्यादा वो जैसे गैस वाला वो बन जाएगा सोडा, ठीक है। तो जैसे अब पेप्सी आती है, कोक आती है, थम्स अप आती है, तो जैसे कहते हैं ना कि थम्स अप में सबसे ज्यादा वो रहता है एक जो फिज मतलब होता है एक तरीके से, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें गैस बहुत ज्यादा होती है, जबकि पेप्सी वगैरह में नहीं होता, तो क्योंकि होती नहीं उसमें। अगर हम बात करें माजा स्लाइस तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये चीज आगे देखो बेटा, कह रहे अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो मिक्सचर होते हैं बेटा, जिन चीजों से बने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का मतलब जिन 2 चीजों से ये बने हुए हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी दिखाता है हमें कि यार ये चीजें हैं। जबकि यहाँ पे कंपाउंड में ऐसा नहीं होता बेटा, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला बन जाता है। जैसे अभी मैंने नीचे एग्जांपल दिया था कि पानी को बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन गैस चाहिए और ऑक्सीजन गैस चाहिए, और दोनों के मिलने से क्या बन जाता है बेटा, पानी। पानी बनता है जो कि क्या है, लिक्विड है। तो आप देख सकते हो कि पहले इनकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, बनने के बाद प्रॉपर्टी कुछ और है। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर में प्रॉपर्टी सेम ही रहती है इनकी एज सच। और अगर हम बात करें बेटा, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। अगर आपको मिक्सचर को सेपरेट करना है तो आप फिजिकल तरीके से कर सकते हो, बट अगर आपको कंपाउंड को सेपरेट करना है तो आपको केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही इसको अलग करना होगा, तभी वो अलग होगा, वरना वो अलग नहीं होगा। अब यही जो है दोनों में डिफरेंस है, जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप लोग देखो और मुझे बताओ